हेलो फ्रेंड्स, सीजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम भारत का इतिहास से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऋग्वैदिक काल, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी उपनिषद और डी है भगवत गीता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन ए है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी, बी वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है, सी मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एशिया माइनर स्थित बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। ऑप्शन ए है तांबे के सिक्के, बी चांदी के सिक्के, सी स्वर्ण आभूषण और डी है गाय। तो प्राचीन भारत में निष्क से किसे जाना जाता था? तो स्वर्ण आभूषण को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्वर्ण आभूषण को जो है प्राचीन भारत में निष्क से जाना जाता था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्याय दर्शन को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए है गौतम ने, बी चरवाक ने, सी कपिल ने और डी है जैमिनी ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्याय दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था? तो गौतम ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए है गौतम, बी जैमिनी, सी शंकराचार्य और डी है पतंजलि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उपनिषद पुस्तकें संबंधित है। ऑप्शन ए है दर्शन से, बी धर्म से, सी योग से और डी है विधि से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषद की जो पुस्तकें हैं वो जो है दर्शन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वेद दिया हुआ है और उससे संबंधित विद्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ABCD 4 वेद दिए हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वो किस किस विद्या से संबंधित है उसमें 1 2 3 4 में दिया हुआ है, उससे जो है आप लोगों को रिलेटेड करना है। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद किस विद्या से संबंधित है? तो स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, किसमें? ऋग्वेद में। ठीक, तो ये जो है 4 से मिल जाएगा। उसके बाद फिर यजुर्वेद। यजुर्वेद किस विद्या से संबंधित है? तो स्रोत एवं कर्मकांड से। ठीक है, बी का 2 से हो जाएगा। उसके बाद है सामवेद। तो सामवेद किससे संबंधित है? ये संगीत का स्रोत माना जाता है। ठीक है ना, सामवेद को। और अथर्ववेद, अथर्ववेद में जो है तंत्र मंत्र और वशीकरण की विद्या है। ठीक ना, तो ये इस तरह से शामिल होगा, है ना, सुमेलित होगा। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद संगीत का स्रोत और अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से। ठीक, तो ये ऐसे सम्मिलित होगा। ठीक ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन ए है सिंधु, बी सतुद्री, सी सरस्वती और डी है गंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक वर्णित नदी है वो सिंधु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, सिंधु।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए है पांचाल, बी काशी के, सी कैकेय के और डी है विदेह के। तो उपनिषद काल के राजा जो कि अश्वपति थे कहाँ के शासक थे? कैकेय के, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, कैकेय। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अध्यात्म ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है बृहदारण्यक उपनिषद में, बी कठोपनिषद में, सी केन उपनिषद में और डी है छंदोग्य उपनिषद में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नचिकेता और यम का जो संवाद मिलता है उस उपनिषद का नाम है कठोपनिषद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन ए है कश्मीर में, बी पंजाब में, सी अफगानिस्तान में और डी है तुर्किस्तान में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक नदी कुंभा जिसको काबुल भी बोलते हैं, इसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए है तक्षशिला, बी है अतरंजी खेड़ा, सी हस्तिनापुर और डी है कौशाम्बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अतरंजी खेड़ा की खुदाई से, ठीक है ना। लौह धातु के प्रचलन के जो है प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। और जो नए लोग वीडियो देखते हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है कि 13 नंबर का क्वेश्चन। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए है न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से और डी है वैशेषिक से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है भगवत गीता, बी भागवत, सी उपनिषद और डी है ब्रह्मसूत्र। तो जिसमें जो है प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है वो है भागवत, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए है धर्म, बी राजनीति, सी अर्थशास्त्र और डी है चिकित्सा। तो चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, चिकित्सा से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी यजुर्वेद से और डी है अथर्ववेद से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता हमें यजुर्वेद से मिलता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भारतीय दर्शनों का स्पष्ट रूप से उल्लेख हुआ है। तो आप लोगों को उस युग का नाम बताना है ना जिसमें जो है इन सभी 6 भारतीय दर्शनों का जो है स्पष्ट रूप से उल्लेख हुआ है, उस काल का नाम बताना है। ऑप्शन ए है वैदिक युग में, बी गुप्त काल में, सी कुषाण युग में और डी है मौर्य युग में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भारतीय दर्शनों का जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख हुआ है वो कौन सा युग है? वैदिक युग, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ऑप्शन ए है मृदभांड पाटरी बनाना, बी आभूषण, सी बढ़ईगिरी और डी है लुहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लुहार, ठीक है। आर्यों द्वारा जो अपने व्यवहार में मतलब कामकाज में लुहार को नहीं लाया गया था, ठीक है ना। उस टाइम पे लुहार का जो काम होता था उनके द्वारा नहीं किया जाता था, है ना। बाकी मृदभांड पाटरी बनाना आभूषण बनाना बढ़ईगिरी लकड़ी का काम करना ये सभी आर्यों के द्वारा किया जाता था, ठीक।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी है अथर्ववेद। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, है ना। अथर्ववेद में जो है जादुई माया और वशीकरण से संबंधित है ना, अथर्ववेद। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ठीक, ऑप्शन ए है पहले मंडल से छठे मंडल तक, बी है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, सी तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक और डी है चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में जो है 6 मंडलों को, किन 6 मंडलों को जो है वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक का जो है उसको वंश मंडल या गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए है 7, बी 8, सी 9 और डी है 10। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जिसमें से दूसरे से लेकर 7वें मंडल को क्या बोलते हैं? गोत्र, है ना, गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैदिक युगीन सभा थी। ऑप्शन ए है राज दरबार होता था, बी मंत्री परिषद थी, सी गांवों के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी और डी है राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक युगीन जो सभा होती थी वो क्या होता था? मंत्री परिषद हुआ करता था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी, वैदिक युगीन जो सभा होती थी वो एक प्रकार का मंत्री परिषद हुआ करता था, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल की प्राचीन संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए है सभा, बी समिति, सी विदत और डी है परिषद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वैदिक काल की जो प्राचीन संस्था थी विदत, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, किस वेद में इसका उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में और डी है अथर्ववेद में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका जो उल्लेख मिलता है ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऑप्शन ए है इंद्र, बी वरुण, सी सूर्य और डी है अग्नि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ओ कौन से प्रधान देवता थे? इंद्र, है ना, जिसकी स्तुति में जो है 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस वेद में सामूहिक वाद विवाद को अनुचित कहा गया है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी है अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में। ठीक, सामूहिक वाद विवाद को जो है अनुचित बताया गया है अथर्ववेद में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ए कुल कुटुंब, बी जन, सी ग्राम और डी है विष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई थी वो कुल कुटुंब था, है ना। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है। ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी गोपथ ब्राह्मण और डी है पंचविश ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मण ग्रंथों में जो सबसे अधिक प्राचीन ग्रंथ है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी शतपथ ब्राह्मण, है ना। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी महाकाव्य काल में और डी है शूद्र काल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोत्र व्यवस्था का जो प्रचलन है वो उत्तर वैदिक काल में आई। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है।
आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए है रामायण, बी महाभारत, सी गीता और डी है भागवत पुराण। तो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन भारतीय इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहास से रिलेटेड, है ना। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।